हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है समी पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल देवदत्त एकेडमी में। आज हम विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के अगले लेक्चर नंबर 3 में पहुंच गए हैं और आज हम बात करेंगे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, विद्युत स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। उससे पहले हम आप लोगों से माफी मांगना चाहेंगे। हमने कल आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो लिखवाई थी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि हमसे गलती से लिख दी गई थी या फिर हमसे गलती हो गई थी। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये आप लोग अपने नोट में सुधार कर लीजिएगा और उसके लिए हम आपसे दिल से माफी चाहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए आगे हम आप लोग हेडिंग लगाते हैं, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ये हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, स्थिर वैद्युत बल को और गुरुत्वाकर्षण बल को एक दूसरे के आपस में। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को हम आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलना करते समय इनकी समानताएं देखेंगे कि इनमें समानताएं क्या क्या होती हैं। तो हम लोग लिखेंगे समानताएं और देखते हैं कि इनमें समानताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, आइए। तो हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युत बल हमने कल पढ़ा था कूलाम के नियम से कि दो आवेश यदि हो Q1 और Q2 और इनको एक दूसरे से r दूरी से अलग किया जाए, अलग रखा गया हो, तो इनके बीच में लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल Fe जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान में r स्क्वायर। ये इनके बीच का क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है। और यही यदि दो द्रव्यमान M1 और M2 रखा गया हो, इनको भी एक दूसरे से कितना दूरी पे, r दूरी पे ही रखा गया हो, तो इनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg जो होता है वो होता है G M1 इंटू M2 अपान r स्क्वायर। M1 इंटू M2 अपान r स्क्वायर। हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, वो डिस्टेंस के स्क्वायर यानी कि दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को ये दोनों पालन करते हैं। तो इनमें दोनों में समानता पहली ये हो गई। हम समानता में लिखेंगे, पहली समानता है दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, 1/r स्क्वायर है और इस वाले बल में भी क्या है, 1/r स्क्वायर है। यानी कि जो दूरी है, दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम हमने कल बताया था ना, 1 में लिखते हैं। तो व्युत्क्रम नियम का ये दोनों बल क्या करते हैं, पालन करते हैं। कौन कौन, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, दूसरा हम समानता लिखेंगे इनका कि दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। कौन से बल होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल कौन कौन से होते हैं, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। देखिए बल दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी होता है और एक असंरक्षी बल होता है।
संरक्षी बल वो कहलाता है कि जिसके द्वारा किया गया कार्य उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि मार्ग पे डिपेंड नहीं करता है, बस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है, उसे संरक्षी बल कहते हैं। और जिस बल के द्वारा किया गया कार्य उसके मार्ग पे डिपेंड करता है, उसके रास्ते पे निर्भर करता है, उसे हम असंरक्षी बल कहते हैं। ये आपके क्लास 11th का पोर्शन है, जब क्लास 11 की क्लासेस होंगी उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, दोनों की समानताएं क्या है। एक समानता है ये वाली, पहली वाली, और ये की है दूसरी वाली, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे इन दोनों बलों के असमानताएं के बारे में, कि इनमें भिन्नता क्या है या डिफरेंस क्या है दोनों बलों में, दोनों बलों में डिफरेंस क्या है। तो हम बात करेंगे अभी क्या, कि दोनों बल के असमानताओं के बारे में। असमानताएं, देखिए हमने कल बात किया था कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर विद्युत बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आकर्षण बल और एक होता है प्रतिकर्षण बल। हमने बताया था कि जब सेम चार्ज होंगे, यानी कि एक ही जाति के चार्ज होंगे, एक ही जाति के आवेश होंगे, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और यदि अलग अलग जाति के चार्ज होंगे यानी अलग अलग प्रकृति के चार्ज होंगे तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। तो इसमें असमानताओं में क्या होता है कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है चार्जों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में जो बल लगेगा ये दो प्रकार का लगेगा। एक लगेगा कौन सा, F आकर्षण का, और एक दूसरा लगेगा किसका, प्रतिकर्षण का। एक बल लगेगा F आकर्षण का और दूसरा बल लगेगा F प्रतिकर्षण का। जो दो आवेश Q1 और Q2 हैं, इन दोनों आवेशों में दो प्रकार के बल लगेंगे। यदि ये दोनों आवेश सेम जाति के होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और यदि ये दोनों आवेश अलग अलग जाति के होंगे तो इनमें आकर्षण का बल लगेगा। लेकिन यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो दो द्रव्यमान m1 और m2 हैं, तो इनमें केवल और केवल जो बल लगेगा वो आकर्षण का ही लगेगा। गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति केवल आकर्षण की होती है, प्रतिकर्षण की नहीं, ठीक है। लेकिन जो स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति है वो दोनों होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। ये इसके चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज किस किस जाति के हैं। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण का लगता है। तो इनमें भिन्नता पहली यही होती है कि स्थिर वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे। क्या, स्थिर वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं, दोनों प्रकृति के होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ये इनका पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस इनका नोट कीजिएगा, इनके बीच का आपका दूसरा डिफरेंस है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के बीच के
माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज छापिए जल्दी से आप लोग। चलिए छाप लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, और हमारा अगला टॉपिक है सतत आवेश वितरण। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है क्या? सतत आवेश वितरण। लाइए आप लोग हेडिंग, सतत आवेश वितरण। हमारा अगला टॉपिक क्या है? सतत आवेश वितरण, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, यानी जब भी किसी हम वस्तु को कुछ आवेश देते हैं, तो वो आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाता है। जब भी हम किसी वस्तु को कुछ आवेश देते हैं, तो आवेश क्या होता है, उस वस्तु पर उसके लंबाई, उसके क्षेत्रफल या उसके आयतन के अलॉन्ग, उसके आयतन के परितः क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है। और इसी प्रकार के जो वितरण होता है, इस आवेश के वितरण को हम क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है? इसको लिखते हैं हम कि किसी वस्तु को कुछ आवेश देने पर, वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होने को सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान रूप से वितरित होने को सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है जो कि छड़ है। ठीक है, हमारे पास ये एक छड़ है, ये हमारे पास क्या है, एक किसी धातु की क्या है, पतली सी चादर है, और एक ये है हमारे पास क्या, गोला। क्या, किस चीज का? किसी धातु का ठोस गोला है जो कि अंदर से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्या करेंगे हम, इस जो छड़ है ये क्या है, ये लोहे की छड़, ये है हमारा धातु की चादर, और ये है धातु का ठोस गोला। ठीक है, गोला भी दो प्रकार का होता है, एक गोला ठोस होता है
और एक खोखला गोला होता है। देखिए ठोस और खोखले गोले में क्या अंतर होता है। यदि हम खोखला गोला बनाएं तो बस हमारा जो खोखला गोला होगा उसका बस साइड साइड का ही जो आवरण होगा वो होगा, लेकिन यदि हम ठोस गोला भी कहते हैं तो उसके अंदर भी जो पूरा पूरा जो हवा वाला भाग है वो हवा वाला भाग भी पूरा पूरा लोहे से भरा हुआ होगा या किसी धातु से भरा हुआ होगा। यदि पूरा अंदर तक भरा हुआ होगा तो वो ठोस गोला कहलाता है, और बस सिर्फ साइड साइड से यानी बस उसका केवल आवरण होगा और अंदर हवा होगा तो उसको खोखला गोला कहते हैं। क्लियर है। तो मान लीजिए हमारे पास तीन क्या है, तीन हमारे पास वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? एक है लोहे की छड़, एक है धातु की चादर और एक है धातु का ठोस गोला। अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, कुछ आवेश देंगे। तो यदि हम आवेश इसको देते हैं, कुछ चार्ज क्यू देते हैं, तो ये चार्ज क्या हो जाएगी, आवेश क्या हो जाएगा, इस लोहे की छड़ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। हम यहाँ पे चार्ज देंगे, चार्ज एक समान रूप से तो क्या कर जाएगा, पूरा फैल जाएगा। यदि हम इस चादर को आवेश देंगे तो ये इस चादर पर आवेश भी क्या होगा, एक समान रूप से चारों तरफ हर जगह, कोई भी पॉइंट बचा नहीं रहेगा, एकदम हर जगह पे उसके पास आवेश होगा। यदि हम धातु के गोले को आवेश देंगे तो ये धातु का गोला इस, यदि ये आवेश क्या होगा, इस धातु के गोले में एक समान रूप से फैल जाएगा हर जगह। यही बोलता है सतत आवेश वितरण कि यदि हम किसी भी वस्तु को कुछ आवेश देंगे तो वो आवेश क्या करेगा, उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाएगा, कहीं कुछ नहीं छोड़ेगा। एक थाली में आप क्या कीजिएगा, पानी लीजिएगा थोड़ा सा और उस थाली को ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा। घुमा देंगे तो आपको पता चलेगा कि थाली का कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो भीगा हुआ नहीं होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो भीगा हुआ नहीं होगा। हर पॉइंट पे पानी वो क्या हो गया, एकदम एक समान रूप से फैल जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम किसी वस्तु को जब आवेश देते हैं तो ये आवेश क्या होता है, उस वस्तु पर एक समान रूप से चारों तरफ फैल जाता है, कहीं कोई पॉइंट नहीं छोड़ेगा, हर जगह आवेश आवेश मिलेगा आपको। तो इस प्रकार के वितरण को हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बातें? छाप लीजिए इसको जल्दी से। हो गया। अब आगे बात करते हैं सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश वितरण कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। यहां से आप जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, आप हमारे यहाँ से पढ़ करके जो हम लिखवा रहे हैं इसका अच्छा से नोट्स बना लेंगे। आपके बोर्ड के लिए इससे आउट ऑफ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे यदि आप यहाँ से भी हमारा नोट्स बना लेते हैं और न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं तो। ठीक है, चलिए। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन, पहला क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में एक होता है, इसका जो प्रकार होता है ये होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, आइए तो समझते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय मतलब कि एक रेखा, आ रही बात समझ में, एक रेखा के अनुदिश जब किसी आवेश का वितरण होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण कैसे हो, एक रेखा के अनुदिश हो, रेखा मतलब कि एक लाइन के अनुदिश हो, इसको क्या बोलेंगे हम, रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। रेखा मतलब क्या होती है, लाइन होती है ना। तो जब भी किसी आवेश का वितरण एक लाइन के अनुदिश हो तो इस प्रकार के हम वितरण को क्या बोलेंगे, हम रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। अब बताइए कि रेखीय आवेश वितरण लाइन के अनुदिश कब होगा, जब एक पतली सी छड़ होगी जिसका वॉल्यूम क्या लिया जाएगा, जिसका आयतन क्या लिया जाएगा, एकदम नेग्लिजिबल लिया जाएगा, मतलब कि अगणनीय। तो जब भी किसी वस्तु को हम आवेश दें और वह आवेश उस वस्तु की रेखा के यानी कि लंबाई के अनुदिश फैले, लंबाई ही तो रेखा के अनुदिश होगी ना। तो ये जब भी किसी वस्तु को हम कुछ आवेश दें और वह आवेश उस वस्तु के लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैले, तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। लिखेंगे आप क्या इसमें, कि जब भी किसी वस्तु को कुछ आवेश दें या फिर वह सतत आवेश वितरण, वह सतत आवेश वितरण
जो किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश होता है, लंबाई के अनुदिश होता है, उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है? वह सतत आवेश वितरण जो किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई पतली सी छड़ ले लें और इसको जब हम आवेश देंगे, जब हम इसको Q आवेश देंगे तो ये आवेश क्या करेगा, इसके लंबाई के अनुदिश फैलेगा, इसके लंबाई के अनुदिश फैलेगा ना। तो इस प्रकार के हम आवेश के वितरण को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व समझते हैं क्या होता है। इसी से रिलेटेड होता है क्या, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि हमारी ये पूरी कितनी है, एक किसी लंबाई L लंबाई की कोई छड़ होगी जिसको हमने कुछ आवेश Q दे रखा है। L लंबाई की कोई छड़ होगी जिसको हमने क्या दे रखा है, आवेश Q दे रखा है। तो हम समझेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो हमने पूरे L लंबाई में हमने Q चार्ज दे रखा है, तो हमारा एकांक लंबाई में माने कि 1 मीटर की लंबाई में यदि L मीटर हो तो 1 मीटर की लंबाई में कितना आवेश है, इसी को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यानी हम क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। समझिए बात को कि हमने मान लीजिए कि L लंबी छड़ थी, L लंबाई की छड़ थी और हमने इसको Q आवेश दे रखा था, तो ये Q आवेश पूरे L लंबाई में फैला होगा। अब हमको समझना है कि इसके 1 मीटर में कितना आवेश है, तो उसी को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कि ये L की वैल्यू कितनी थी, सपोज कर लीजिए कि L की वैल्यू 10 थी, यानी कि 10 मीटर में हमने आवेश दिया था Q = 50 कूलम। 10 मीटर में, 10 मीटर लंबाई में हमने आवेश Q = कितना दिया था, 50 कूलम दिया था। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि हमने 1 मीटर में कितना दिया था, तो आप बिना सोचे समझे बताएंगे कि 5 कूलम हमने आवेश दिया था 1 मीटर लंबाई में। तभी तो 10 मीटर में 50 कूलम दिए होंगे। हमने ये कैसे कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया कि हमने 50 में क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया और ये हमको मिल गया 5 कूलम पर मीटर, मिल गया ना। यानी कि हमने चार्ज में उसके लेंथ से डिवाइड कर दिया, हमने उस चार्ज में यानी कि आवेश में उस लंबाई से भाग लगा दिया जिस लंबाई में हमने चार्ज Q को दिया था, और उससे हमको पता चल गया कि उसके एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है। तो इसी को रेखीय आवेश घनत्व को हम बोलते हैं कि किसी वस्तु के, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और हमारी लैम्डा की वैल्यू कैसे निकली, हमने चार्ज Q को L से डिवाइड कर दिया, यानी कि लैम्डा = हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा = मिल जाएगा Q/L। ये होता है हमारा फॉर्मूला किस चीज के लिए, रेखीय आवेश घनत्व के लिए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक होता है कूलम और L क्या है, लंबाई है ना, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक मिल जाएगा आपको कूलम पर मीटर। क्लियर है?
तो जल्दी से छापिए इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, तो हमने समझ लिया क्या कि सतत आवेश वितरण का हमने पहले प्रकार को समझ लिया। वो पहला प्रकार हमारा क्या था? रेखीय आवेश वितरण। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? क्षेत्रीय आवेश वितरण के बारे में, जो हम हमारा दूसरा प्रकार है। हमारा दूसरा प्रकार है क्या? क्षेत्रीय आवेश वितरण। तो हम लगाएंगे हेडिंग क्षेत्रीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण। ठीक है, अब ये क्या होता है? हमने समझा रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण था जब वो लाइन के अलोंग फैल रहा था, जब हमारा जो चार्ज दिए थे हमने, वो चार्ज लाइन के रेखा यानी कि एक रेखा के अनुदिश फैल रहा था, तो उसको हम बोल रहे थे रेखीय आवेश वितरण। तो क्षेत्रीय आवेश वितरण सीधा सीधा डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि जब हम किसी वस्तु को आवेश देंगे और ये आवेश कैसे फैलेगा? उसके क्षेत्रफल के अनुदिश फैलेगा। जब हम किसी वस्तु को आवेश देंगे और ये आवेश कैसे फैले? उसके पूरे पूरे क्षेत्रफल में फैल जाए, तो इस प्रकार के हम आवेश के वितरण को बोलेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्लियर है? तो हम लिखेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण में कि यदि या फिर वह सतत आवेश वितरण, या इसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं कि यदि किसी वस्तु को कुछ आवेश देने पर वह आवेश उस वस्तु के क्षेत्रफल के अनुदिश फैले, तो इस प्रकार के सतत आवेश वितरण को क्या बोलेंगे? हम क्षेत्रीय आवेश वितरण बोलेंगे। क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु को कुछ आवेश देने पर वह आवेश उस वस्तु के क्षेत्रफल के अनुदिश फैले, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश वितरण बोलेंगे। अब समझिए कि किस प्रकार के जियोमेट्री में, किस प्रकार की ज्यामिति में इस प्रकार का वितरण देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, एक पतली सी धातु की कोई चादर है, या किसी धातु का एक खोखला गोला है, तो क्या होगा? जब हम इसको आवेश देंगे तो ये आवेश इसके पूरे पूरे क्षेत्रफल में फैल जाएगा ना। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश वितरण बोलेंगे। ये खोखला गोला है, खोखला गोला मतलब कि बस इसका बाहरी आवरण है, अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। तो जब हम आवेश देंगे तो ये आवेश इस गोले के ये जो बाहरी क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये सिर्फ क्षेत्रफल के अनुदिश ही फैलेगा। इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश वितरण बोलेंगे। अब इसी से रिलेट करता है हमारा क्या? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या रिलेट करता है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। आइए आप लोग हम अब बात करते हैं किस बारे में? क्षेत्रीय आवेश घनत्व के बारे में, कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो जिस प्रकार से हमने बात किया था रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, कि रेखीय आवेश घनत्व क्या था? कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हमने क्या बोला था? रेखीय आवेश घनत्व बोला था। तो उसी प्रकार हमारा क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा। मान लीजिए कि हमने चार्ज कितना दिया है, हमने आवेश Q दिया है, और ये पूरा पूरा जो एरिया है, ये पूरा पूरा एरिया कितना है? पूरा पूरा क्षेत्रफल कितना है? A है।
तो हमारा जो आवेश Q है वो पूरे A क्षेत्रफल में वितरित हुआ है, तो हमको घनत्व देगा कि एकांक क्षेत्रफल में, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एक छोटे से एरिया इतने में कितना आवेश है, इस बात को हम बोलेंगे किसके द्वारा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व के द्वारा व्यक्त करेंगे। आ रही बात समझ में? तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये हमारा सिग्मा इस प्रकार का होता है, इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और आप समझिएगा कि सिग्मा इज इक्वल टू, जिस प्रकार से हमारा लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल हो रहा था, उसी प्रकार हमारा सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान ए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना आवेश है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्यू का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम और ए का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। छापिए इसको। चलिए, नोट होगी सारी बातें। अब हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण के अगले प्रकार के बारे में, जो कि अंतिम है, वो है हमारा आयतन आवेश वितरण। अगला है हमारा तीसरा टॉपिक, तीसरा पार्ट इसका क्या है? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। क्लियर है? तो जिस प्रकार से हमारा था क्या कि रेखीय आवेश वितरण था, क्षेत्रीय आवेश वितरण था, उसी प्रकार से हमारा है क्या? आयतन आवेश वितरण। ठीक है। अब आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को कुछ आवेश देते हैं, और वह आवेश उस वस्तु के आयतन के अनुदिश या आप पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाए, तो वस्तु के इस प्रकार के आवेश के वितरण को हम बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। क्लियर है? तो नोट कीजिएगा कि किसी वस्तु को दिया हुआ आवेश, किसी वस्तु को दिया हुआ आवेश उस वस्तु के आयतन में एक समान रूप से फैल जाए, तो इस प्रकार के सतत आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु को दिया हुआ आवेश उस वस्तु के आयतन में एक समान रूप से फैल जाए, तो वस्तु के इस प्रकार के आवेश के वितरण को हम बोलेंगे
आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण के लिए हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी, ज्यामिति होगी, वो होगी एक ठोस गोला। अब इस ठोस गोले में, ठोस गोले का मतलब हमने समझाया आपको कि ऐसा गोला जो बाहरी आवरण से सिर्फ ढका हुआ न हो, इसके अंदर भी जिस धातु से बना है वो धातु क्या हो, भरी हुई हो। तो इस प्रकार के हम गोले को क्या बोलेंगे, ठोस गोला। जो अंदर भी पूरा पूरा भरा हुआ हो, पूरा एकदम अंदर भी भरा हुआ हो, उस प्रकार के गोले को हम क्या बोलेंगे, ठोस गोला। अब जब हम इस वस्तु को आवेश देंगे Q, तो ये आवेश इस वस्तु में इसके पूरे आयतन में फैल जाएगा, इसके पूरे आयतन में फैल जाएगा, अंदर बाहर चारों ओर फैल जाएगा ना, इसके क्षेत्रफल पे भी फैलेगा, इसके आयतन में भी फैलेगा। और इस प्रकार के आवेश के वितरण को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमको मिलता है आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है हम समझते हैं। जिस प्रकार से हमारा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व था, क्षेत्रीय आवेश घनत्व था, उसी प्रकार से हमारा होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा कि किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम बोलेंगे क्या, आयतन आवेश घनत्व। हमने यहाँ से थोड़ा सा काटा, 1 मीटर क्यूब का आयतन काटा और उसको निकाल के देखा कि इसमें कितना आवेश है, यही आवेश हमारा क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व होगा। क्योंकि हमारा जिस प्रकार से रेखीय आवेश घनत्व क्या था, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा थी। 1 मीटर हमने काट के निकाला, देखा कि इसमें कितना आवेश है, उसको था रेखीय आवेश घनत्व। 1 मीटर स्क्वायर हमने चादर की सीट काट के निकाला, देखा कि इसमें कितना आवेश है, वो था हमारा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। उसी प्रकार से इसमें से हम 1 मीटर क्यूब आयतन काट के निकालेंगे इतना सा, और उसमें देखेंगे जितना आवेश होगा उसको बोलेंगे हम आयतन आवेश घनत्व। यानी कि किसी वस्तु के, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे हम, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से व्यक्त करते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। और रो इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए कि हमने चार्ज Q दिया है और इस पूरे गोले का आयतन कितना है, V है, तो आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, रो इज इक्वल टू Q अपान V। और रो का Q का मात्रक होता है क्या, कूलाम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। इसका पूरा मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम फिर से उसे दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। क्लियर है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।